हैंड रिटन माइंड मैप लेकर आया हूं। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। आपका कोई भी अभाज्य संख्या अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। संख्या को मानोगे परिमेय संख्या, आपको उल्टा मानकर चलना है। देखो भाई, आप उल्टा मानोगे, माना परिमेय संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा परिमेय संख्या आती है। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। क्या हाल चाल मेरे लल्लू लाल? और अगर तुम लोगों के हाल खराब भी हैं, तुम लोगों की मैथ्स की तैयारी को लेकर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे के स्क्वायर भैया आ चुके हैं तुम लोगों के माइंड मैप के साथ, जहां पर आज मैं तुम लोगों को क्लास 10th का एक माइंड मैप कराऊंगा। भैया ये माइंड मैप क्या है? माइंड मैप ऐसी चीज होती है जिसे तुम देखकर याद करते हो। तुम्हें पता है कि भाई कई चीजें जो होती हैं उन्हें देखकर ज्यादा जल्दी याद किया जा सकता है। अगर तुम कोई कहानी पढ़ते हो उससे ज्यादा जल्दी तुम्हें उस मूवी की कहानी याद रहती है जो तुमने देखकर याद करी है। ठीक है, तो यहां पर भी तुम क्या करोगे, माइंड मैप में तुम क्या करोगे, चीजों को देखकर याद करोगे। ठीक है, अब भाई ये पूरा सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में तुम्हें पूरा का पूरा वास्तविक संख्या वाला चैप्टर खत्म करा दूं। और हर साल बोर्ड के पेपर में याद रखना भाई, बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा। 2025 के एक सेट में इस चैप्टर से आए हुए सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो भैया आज का ये सेशन ऐसा सेशन होगा कि अगर तुमने ये सेशन कर लिया तो तुम्हारे आने वाले 2026 के बोर्ड के एग्जाम में तुम इस चैप्टर के पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। लेकिन उसके लिए बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने 20 मिनट निकालने हैं और तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम इस वीडियो को चाहे तो 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो, 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो, वीडियो को और जल्दी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया माइंड मैप, जो कि मैंने स्पेशली बनाया है तुम्हारे लिए। तुम कहते रहते हो सर हैंड रिटन दे दो, हैंड रिटन दे दो, हैंड रिटन दे दो। लो भैया, हैंड रिटन माइंड मैप लेकर आया हूं। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं। इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो 2 टॉपिक है मेजरली। कौन कौन से? एक है HCF LCM, एक है अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। हर साल क्वेश्चन आता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 पिछले साल मतलब 5, 6, 10 सालों के पेपर उठाकर देख लो, हर साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं या तो ऑब्जेक्टिव या फिर 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सीधा इस चैप्टर के माइंड मैप से। ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर के माइंड मैप में। हमारे पास पढ़ने के लिए मेजरली जो है वो 3 ही चीजें हैं, और उन 3 में से भी 2 ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर हमारे पास आता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। हाँ जी, ये क्या है भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि है आपका, यहां पर आप क्या करते हो, अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है। अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है, वो क्यों नहीं लिखी इस माइंड मैप में? क्योंकि माइंड मैप में मैं तुम्हें केवल वो चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं। अभी तुम देख लेना अगला, अभी तुम्हें 2025 के पेपर के सेट का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ठीक है, वहां पर क्या है कि आपका क्वेश्चन HCF LCM से आता है, और HCF LCM जो है वो कहां से है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ही है। लेकिन वहां पर तुम्हें उस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो प्रमेय यहां पर नहीं लिखी है। लिखा क्या है यहां पर लिखा है भैया तुम्हारा HCF और LCM के बारे में। HCF कैसे निकलता है? HCF निकलता है जब आप 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हो तो उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही पेन से काम कर रहा है। ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही पेन से काम कर रहा है, तो वो पेन क्या हो गया? तुम में और तुम्हारे दोस्त में कॉमन हो गया। ठीक है, या फिर जैसे कि तुम मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त ट्यूशन जा रहे हो, और भैया एक ही बैग में तुम क्या रख कर ले जा रहे हो? अपनी नोटबुक्स रख कर ले जा रहे हो, तो वो बैग क्या हो गया? तुम दोनों के लिए कॉमन हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। तो भैया ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आते हैं, जिनका आपको HCF या LCM निकालना है, उनकी सबसे कम घात वाले पदों का अगर गुणनफल कर दो तुम, तो क्या आ जाता है? HCF निकल कर आ जाता है। और अगर सारे गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल कर दो तुम, तो
एलसीएम निकल कर आ जाता है। अभी तुम्हें मैं ये समझाऊंगा भी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसे मार्क जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की अगर आपस में गुणा करो तो वो उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। डायरेक्ट सिंपल सी बात है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज जो है इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। क्या है ये प्रमेय? ये प्रमेय है कि भैया अगर आप किसी अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर? अभाज्य संख्या होती है जो कि केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, मतलब खुद से और एक से पूरी तरीके से कटती है। जैसे कि 2, आपका 3, आपका 5, 7, 11, 9 नहीं होती। क्यों 9 क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि 9 एक से भी कटती है, 9 से भी कटती है, और इसके अलावा 9 आपका 3 से भी कटती है। तो केवल वो संख्याएं जो एक से और खुद से कटती हैं वो अभाज्य होती हैं। 9 एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित है, ठीक है, इसलिए वो अभाज्य में नहीं आता। अभाज्य संख्या में क्या आता है? आपका 2, आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब वो संख्याएं हैं जो केवल खुद से और एक से कटती हैं, ठीक है। अब आपका कोई भी अभाज्य संख्या अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी। मतलब जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं 5, तो 5 अगर 1125 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 1125 को भी विभाजित करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, यही आपका इस प्रमेय में है कि अगर कोई संख्या आपका क्या कर रही है, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, बस, ठीक है। और ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर में बस इतना ही है, थ्योरी में यही है, ठीक है। अब इन्हें यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस पर आ जाता हूं। डायरेक्ट पेपर से 2025 के सेट में 2025 यूपी बोर्ड के सेट में ये हमारे पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट इसी चैप्टर से है। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। अब यार ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा यही वाला है, यही वाला है अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड? आ जाओ जल्दी से समझाता हूं तुम्हें। देखो भाई, अगर आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है तो आप बनाते हो टेबल, टेबल में एक तरफ लिखते हो वो संख्या, ठीक है, और फिर ढूंढते हो सबसे छोटी संख्या जिससे ये पूरी संख्या कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या जिससे 156 कटेगा 2, तो 2 को इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। 2 से 156 को काटेंगे तो क्या आएगा मेरे लल्लू लाल? जल्दी से बताओ भाई। 2 से 156 को काटेंगे तो क्या आएगा भैया? देखो 2 से 156 को काटोगे तो क्या आएगा भैया? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या जिससे 78 कटेगा तो फिर से 2, 78 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 निम 18। सबसे छोटी संख्या जिससे 39 कटेगा 3, क्योंकि 39 2 से नहीं कट सकता पूरा पूरा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और सबसे छोटी संख्या जिससे 13 कटेगा वो है खुद 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। और जैसे ही यहां पर 1 आ गया तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड 156 का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया? यहां पर आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 3, ऑप्शन नंबर बी, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर दे रखा है 15 और 25 का HCF 5 है, LCM क्या होगा? तो मैंने तुम्हें अभी बताया था क्या कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होता है? HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लगा दो भैया, आपके HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 और 25 का HCF 5 दे रखा है, LCM निकालना है
तो दोनों संख्या कौन सी है, 15 और 25। तो 15 और 25 का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 5 इधर भाग में चला जाएगा, एलसीएम बराबर आ गया 15 गुणा 25 बटे में 5। हल कर लेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 15 पंजे कितना हो गया भाई, 15 पंजे हो गया 75। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया 75। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और अब देखो, अब यहां पर तुम्हें ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन और ये 1 मार्क का क्वेश्चन। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि 96 और 604 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन। तो टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन 2025 यूपी बोर्ड के सेट में आया था। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे, जैसे मैंने तुम्हें अभी सिखाया था। क्या होता है भाई, आपका सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जिससे 96 कटेगा 2, तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। सबसे छोटी संख्या जिससे 48 कटेगा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। सबसे छोटी संख्या जिससे 24 कटेगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सबसे छोटी संख्या जिससे 12 कटेगा 2, 2 छिक्के 12। सबसे छोटी संख्या जिससे 6 कटेगा 2, 2 तिया 6। सबसे छोटी संख्या जिससे 3 कटेगा वो है खुद 3, 3 एकम 3। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। वहीं 404 का अभाज्य गुणनखंड करने जाओगे तो कितना आएगा, 404 का अभाज्य गुणनखंड करने जाओगे तो हमारे पास आ गया 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2 और 101 हमारी अभाज्य संख्या है तो खुद से कटेगी, तो ये आ गया 101। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 101, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो अब मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में खाली तुम्हें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या होगा भाई, आपका मैंने बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आ रहा हो। तो ऐसा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों संख्याओं में आ रहा है, वो है 2। 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर सबसे कम घात कौन सी है, यहां पर है 2 की घात 5, यहां पर है 2 की घात 2, तो सबसे कम घात है 2 की घात 2। इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। 3 केवल 96 में आ रहा है, 404 में नहीं आ रहा। 101 केवल 404 में आ रहा है, 96 में नहीं आ रहा। 2 ही केवल ऐसा गुणनखंड था जो कि दोनों जगह पर आ रहा था। इसके अलावा कोई और होता तो उसके न्यूनतम पद लेकर यहां पर उसकी गुणा कर देते, लेकिन है ही नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 2 की घात 2 यानी कि कितना, 4। तो 4 हमारा एचसीएफ हो गया 96 और 404 का। और अगर मान लो तुम्हें एलसीएम निकालना होता तो क्या करते, हर एक सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल, यानी कि हर एक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड हो गया 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहां पर है 2 की घात 2, यहां पर है 2 की घात 5, तो अधिकतम घात है 2 की घात 5। इसके बाद अगला गुणनखंड है 3। यहां पर तो सारे गुणनखंड लेने हैं, उभयनिष्ठ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबका दोस्त है। यहां पर सारे गुणनखंड आएंगे। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 1। और यहां पर क्या है, 101। 101 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 101। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 32, 3 की घात 1 कितना हो गया 3, और 101 की घात 1 हो गया 101। तो यानी कि 32 गुणा 3 गुणा 1, 32 दिया 96 गुणा 101 कितना हो जाएगा, 96 गुणा 101 हो गया आपके पास 9696। और ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकलेगा, एचसीएफ निकालना है तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो भैया या तो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम से या अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। या फिर आपका जो 2 नंबर का एक सवाल बनेगा वो बनेगा कहां से, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने से। ठीक है, जो कि आता है आपका ऐसा √2 को, ठीक है, या फिर आपका √3 को अपरिमेय सिद्ध करना, या फिर इसके अलावा आएगा कैसे कि भैया 3 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, या 5 - 6 √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो इन्हें कैसे करना है, दोनों का अलग अलग तरीका है। अगर खाली मान लो एक अपरिमेय संख्या है तो इसे कैसे सिद्ध करना है, वही सेम कहानी है। आप क्या करोगे, आप
संख्या को मानोगे परिमेय संख्या, आपको उल्टा मानकर चलना है। देखो भाई, आप उल्टा मानोगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या। और भाई याद रखना, ये सब PYQ है, ये सब पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, 2024 में आया था ये, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, तब आपका √2 बराबर हो जाएगा P/Q के। अब यहां पर ध्यान रखना, जब आपका केवल एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होगा तब P/Q की परिभाषा अलग देनी है, और जब कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में जोड़ घटा गुणा भाग में होगी तब P/Q की परिभाषा अलग देनी है। तो यहां पर क्या परिभाषा दोगे, यहां पर आप परिभाषा दोगे जहां P व Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, क्योंकि हर को हम 0 नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ये हो जाएगा √2, सॉरी, P व Q पूर्णांक नहीं है, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब देखो भाई, सह अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक वो होते हैं कि जब उनका अभाज्य गुणनखंड किया जाए, ठीक है, जब उनका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली एक होना चाहिए, यानी कि 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपकी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक होने के लिए दोनों संख्याओं में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि √2 बराबर है P/Q के, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो भाई, अब आपको क्या करना है, आपको P और Q के मान निकालने हैं बस, और आपको सिद्ध करना है कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, मतलब इसका विरोधाभास लेकर आना है, तभी तो हम कहेंगे कि हमने जो माना था वो गलत है। यहां पर मैंने गलती से अपरिमेय लिख दिया, हमें मानना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमें उल्टा मानकर चलना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सॉल्व करेंगे कि भैया P/Q के बराबर है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। तो देखो भाई, यहां से क्या आ जाएगा, Q की इधर गुणा कर देंगे तो बराबर आ गया P के। अब आप यहां से P और Q का मान निकालोगे और उनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाओगे 2, और बोलोगे कि भैया ये तो सहअभाज्य पूर्णांक है ही नहीं, जो तुमने माना था वो गलत है, ठीक है, यानी कि ये अपरिमेय है, ऐसे सिद्ध करते हैं। तो देखो भाई, अब क्या करो, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, तो 2 बराबर Q का वर्ग बराबर आ गया P के वर्ग के, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया ताकि स्क्वायर रूट हटा सके। तो हमारे पास आ गया, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है, और ये हो गया Q का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे 2। अब इसके नीचे तुम वही कथन लिखोगे, क्या वही समीकरण लिखोगे, कौन सी वाली, हमारी ये वाली जो हमने पढ़ी थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या P a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। तो यहां पर आपकी क्या कहानी है, यहां पर आपके पास कहानी है कि 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है हम जानते हैं, और 2 P² को विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब 2 P को भी विभाजित करेगी। तो ये चीज आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी कि चूंकि 2 P² को विभाजित कर रही है तो 2 P को भी विभाजित करेगी। और उसके बाद आप लिखोगे कि माना कि जब हमारा 2 P को विभाजित कर रहा है तो वो बराबर है किसके, N के। तो यहां से P बराबर आ गया 2 गुणा N के, ठीक है, जहां N क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, बस, ठीक है। तो P का मान आ गया 2 गुणा N, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। P का मान आ गया 2 गुणा N, ऐसे ही Q का मान निकाल लो। Q का मान कैसे निकालेंगे, इस P के मान को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। P के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से क्या आएगा, 2 गुणा Q² बराबर है P² के, तो P का मान आ गया 2 गुणा N का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 गुणा Q² बराबर 2 का स्क्वायर 4 गुणा N², 4 यहां पर भाग में आ जाएगा तो 2 गुणा Q² बटे 4 बराबर आ गया N² के, ठीक है। यहां पर 2 से काट देंगे इसे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया कितना, Q² बटे 2 बराबर N² के। और यहां पर फिर वही सेम कहानी जो पहले बताई थी कि 2 तुम्हारी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है,
तो अगर वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो क्यू को भी विभाजित करेगी। तो सेम फिर वही कहानी लिखोगे और क्या बोलोगे कि भैया दो अभाज्य संख्या क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो क्यू को भी विभाजित करेगी। और हम मान लेंगे कि माना कि भैया जब आपका 2 q को विभाजित करता है तो वो m के बराबर होता है, जहां पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 2 बराबर आ गया q बराबर आ गया 2 गुणा m के। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखो भैया मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, मैंने बोला था p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। लेकिन यहां पर क्या आ चुका है आपका P में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, P में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और Q में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और जब आपका किसी दो संख्याओं में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो इसका मतलब वो संख्याएं सह अभाज्य नहीं हो सकती। तो यहां पर आप साफ लिखोगे कि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि एक विरोधाभास है। क्योंकि हमने तो बोला था कि ये सह अभाज्य पूर्णांक है, जो कि एक विरोधाभास है, जो हमें गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इसके बाद आप सीधा लिखोगे अतः √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अब भाई इस तरीके से तुम अपरिमेय संख्या है, सेम इस मेथड से तुम रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या आ रही है तो उसे इसी मेथड से सॉल्व करोगे, चाहे वो √2 हो, चाहे वो √3 हो, चाहे वो √5 हो, √7 हो, √11 हो। ज्यादातर √2, √3 या √5 ही आती हैं, इसके अलावा बाकी कोई और बहुत मुश्किल ही आती है। और उन सबको सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया, यही तरीका है उन सबको सॉल्व करने का, यही तरीका है उन सबको सॉल्व करने का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो है ये कि भैया आपको एक परिमेय संख्या दे दी और एक अपरिमेय, मतलब कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ घटा के दे दिया कि भैया इसे अपरिमेय सिद्ध करो। ठीक है, तो इसे करने का तरीका क्या है, तरीका यहां भी वही है। पहले आप मानोगे कि यह परिमेय संख्या है, माना 3 + √2। ज्यादातर 2 नंबर में ये वाला सवाल आता है, ऐसे सवाल आते हैं, मतलब परिमेय संख्या, और ये बहुत इजी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब आपका 3 + √2 बराबर हो गया P/Q के। यहां पर आपको P और Q के सिंपल परिभाषा लिखनी है, क्या कि जहां P व Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें बस आपको इतना करना है कि अपनी परिमेय संख्याओं को अलग कर लेना है और अपरिमेय संख्या को अलग कर लेना है। यहां पर अपरिमेय संख्या कौन सी है, √2, तो √2 को अलग कर लो, बाकी सबको अलग ले जाओ। तो P/Q - 3 एलसीएम लेंगे तो √2 बराबर आ गया P - 3Q/Q, हो गया। बस अपरिमेय संख्या को अलग कर लो, परिमेय संख्या को अलग कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इसके बाद तुम क्या लिखोगे, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारा परिमेय संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमेशा परिमेय संख्या आती है, और पूर्णांक जो होते हैं वो भी परिमेय संख्या ही होते हैं। ठीक है, तो भैया P, Q और 3 सब पूर्णांक है, तो पूर्णांकों को क्या, पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, उन्हें जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिमेय संख्या ही आती है। तो आप लिखोगे चूंकि P, 3 व Q पूर्णांक हैं
पूर्णांक है, अतः आपका p माइनस 3q/q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे क्या कि समीकरण 1 से क्या है भाई, √2 बराबर है p माइनस 3q/q के। ठीक है, अतः अब भैया क्योंकि ये परिमेय संख्या सिद्ध हो चुकी है और ये इसके बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद ही आपका काम हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि √2 तो आपको पता है ये तो परिमेय संख्या होती नहीं है, तो अपरिमेय संख्या होती है, तो आप क्या लिखोगे, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आप सीधा लिखोगे जो कि क्या है, जो कि एक विरोधाभास है। क्यों है भाई विरोधाभास? अरे ये तो गलत है ना, √2 तो अपरिमेय होती है, तो हमारी परिमेय कहां से आ गई √2? तो जो कि एक विरोधाभास है, जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, और ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, आप सीधा लिखोगे अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर लिख सकते हो कि 3 + √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके 2 नंबर में। ठीक है, तो 1 नंबर में तुम्हें दिखा दिया मैंने कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में दिखा दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसे अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करोगे, इसे मानोगे परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसे p/q के बराबर मानोगे, जहां पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद अपरिमेय संख्या को अलग कर लोगे, बाकी सबको अलग कर लोगे, तो 5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, बल्कि एक काम करो, -6 √2 को इधर लेकर जाओ, p/q को इधर लेकर आओ, तो p माइनस के प्लस के p/q इधर आकर माइनस के p/q हो जाएगा, माइनस के 6 √2 इधर जाकर प्लस के 6 √2 हो गया। एलसीएम लेंगे 5q माइनस p/q बराबर 6 √2। यहां से 6 भाग में आ जाएगा तो हमारे पास आ गया 5q माइनस p/6q बराबर आ गया √2 के। अब इसमें क्या लिख दो, वही सेम कहानी, समीकरण नंबर 1 हो गई। जैसे ही तुम्हारी अपरिमेय संख्या अलग हो जाए उसे बोल दो आपका समीकरण नंबर 1, और उसमें फिर वही सेम कहानी लिख दो कि भैया देखो यहां पर p, q, 5 और 6 जितने भी पूर्णांक यहां पर है सबको बोलो कि भैया p, q, 5 और 6 पूर्णांक है, अतः 5q माइनस p/6q एक परिमेय संख्या होगी। और समीकरण 1 से √2 बराबर है 5q माइनस p/6q के, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या होती है, तो आप सीधा लिखोगे कि यह एक विरोधाभास है जो कि हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः आपका 5 - 6 √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन खत्म, टाटा गुड बाय, गया हो गया, पूरा चैप्टर निपटा दिया हमने मात्र कितना, आपका 28 मिनट में, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 मिनट तो हमारा इंट्रो ही था। ठीक है, तो मुश्किल से 25 मिनट लगे हैं। आई होप तुम लोगों को आज के इस सेशन में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट किस चैप्टर का माइंड मैप तुम चाहते हो। जिस चैप्टर का माइंड मैप तुम कहोगे उसी का लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, मजा आएगा, बहुत बढ़िया सीरीज जाने वाली है तुम लोगों के लिए। बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में तुम अपने सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो इस सीरीज से। बाकी अपने दोस्तों को ये शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम लोगों को मजा आया, सारी चीज समझ में आई या फिर नहीं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।